गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत दिनों के बाद फिर मैं जो है आप लोग के समक्ष जो है क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मौर्यन डायनेस्टी, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, है ना। टॉपिक यही आज हमारा जो है चैप्टर भी रहेगा मौर्य डायनेस्टी के ऊपर। ठीक है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो जो है शॉर्ट ही रहेगा, 20 से 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो मैं नहीं दूंगा। राइट, चलिए। तो मौर्यन डायनेस्टी आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को या बहुत लोगों को जो इतिहास नहीं जानते उनके लिए ये दिक्कत हो जाती है कि सर ये डायनेस्टी क्यों होती है, एम्पायर क्या होता है, किंगडम क्या होता है। ये सारे टेक्निकल टर्म्स में वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो डायनेस्टी क्या होता है थोड़ा सा एक एग्जांपल से आप लोग को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, उसको समझेंगे। सपोज कर लो ये आपका एक घर है। इस घर में जो भी आपका टाइटल होता है फैमिली का, जैसे सपोज कर लीजिए सिंह टाइटल, तो इस परिवार को क्या बोलते हैं, सिंह फैमिली। उसी तरह से अगर कोई सिन्हा होगा तो सिन्हा फैमिली, उसी तरह से मेहता होगा तो मेहता फैमिली, है ना। लाइकवाइज इसी तरह से जाना जाता है। तो ये डायनेस्टी किसको बोलते हैं, तो ये जो घर है, जो यहाँ शासन चल रहा है किसी भी फैमिली का, जो पेरेंट्स का चल रहा है, यही इनकी डायनेस्टी है। और ये डायनेस्टी जो है किस नाम से जान रहे हैं, उसकी टाइटल से। राइट, तो ये सिंह डायनेस्टी हो गई। उसी तरह से मौर्यन, यानी कोई मौर्यन आएंगे, मौर्यन नाम के, उनकी डायनेस्टी मतलब कहाँ तक रूल होती है, उसी को हम लोग बोलेंगे मौर्यन डायनेस्टी। अब बात समझ में आ रही, क्योंकि मौर्य यानी कोई मौर्य ना टाइटल वाले जो रूलर यहाँ बैठेंगे, उनका जहाँ शासन चलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे मौर्यन डायनेस्टी। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि डायनेस्टी होता क्या है। राइट, तो अब हम लोग देखेंगे कि मौर्यन डायनेस्टी के जब कहानी पढ़ रहे हैं कि मौर्यन डायनेस्टी आया कैसे, ये बात समझ में आनी है। ठीक है, तो उस समय जब हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर से पहले इंडिया की कंडीशन क्या थी, छोटे छोटे राज्य थे, किंगडम्स थे। किंगडम्स आपको मैं समझा देता हूँ। यानी सपोज के लिए ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया में एक किंग होता है और इस किंग का इतना ही छोटे से राज्य में जो है उनका रूल होता है, तो इसी को बोलते हैं किंगडम, इसी को बोलते हैं किंगडम। यानी छोटे स्तर पे जो राजा का राज्य होता है उसी को हम लोग बोलते हैं किंगडम। और जो राजाओं के ऊपर जो होते हैं महाराजा या उससे भी ताकतवर होते हैं, ये एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब ये तीनों जगह पर, मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इतने बड़े लंबे राज्य पर जो शासन हो रहा है उसी को हम बोलेंगे हम लोग एम्पायर। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग एम्पायर। बहुत बड़े राज्य के स्तर पर हो गया। ठीक है, छोटा जैसे आप एक तरह से और समझ लीजिए, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो हिस्ट्री से बेस्ड ही उस पर आपको एग्जांपल देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, सपोज के लिए ये एक कंट्री है, ये बहुत कंट्री है, सपोज के लिए इंडिया कंट्री है। तो इंडिया जो कंट्री है, ऊपर में जो सेंट्रल में जो राज्य कर रहे हैं कौन है, पीएम होते हैं। और उसी तरह छोटे छोटे जो राज्य स्टेट में जो करते हैं, रूल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीएम बोलते हैं। ठीक है, तो कई सारे सीएम का मालिक कौन हो गया, पीएम हो गया। यानी पीएम के अंडर में ही सब काम कर रहा है। तो ये पीएम जो होता है उस समय कौन होता था, उस समय जो है सम्राट हुआ करते थे, सम्राट। और इतने बड़ी जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है, वो क्या कहलाता था, एम्पायर। क्या कहलाता था, एम्पायर। ठीक है, छोटे स्तर पर हम लोग उसको कहते हैं एम्पायर। ठीक है, सॉरी जो स्लाइड बड़ा हो गया क्या कहते थे, एम्पायर। ठीक है, तो जो इतने बड़े जो इंडिया जो सब अभी कंट्री जो है, इतने बड़े जो क्षेत्र पर जो राज्य कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पायर। और जो स्टेट हो गया उसको समझ लीजिए आप किंगडम। समझ में आ गई बात। अब चलिए, तो उसमें क्या हुआ था कि इंडिया जो है बहुत छोटे छोटे जो है किंगडम में बटे हुए थे। जब छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे, ये आपस में जो है फाइटिंग करते थे हमेशा के लिए कि मैं जो है, सपोज कर लो ये एक एरिया है, एक एरिया ये है, एक एरिया यहाँ पे, यहाँ भी किंग होते थे, यहाँ भी किंग होते थे, यहाँ भी किंग होते थे। तो ये चाहते थे कि हम अपना राज्य को और बड़ा कर ले, ये भी चाहते थे अपना बड़ा राज्य कर ले। तो आपस में सब क्या करते थे, फाइटिंग करते थे। ऐसे तो जो है बड़ा राज्य नहीं बनेगा बिना फाइटिंग किए हुए, इसलिए सब फाइटिंग करते थे। और इसी का मौका का जो फायदा कौन उठाएगा, बाहरी लोग, यानी विदेशी लोग। उन लोग देखेंगे इंडियंस लोग तो हमेशा जो है लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो क्यों ना जो है हम
वहाँ पर रूल कर लें। ठीक है, तो यही इसी का फ़ायदा उठा करके जो है बाहर से लोग आते हैं और हमारे इंडिया में राज करने लगते हैं। इंडिया का हिस्ट्री ही वही हुआ है कि हम लोग आपस में हमेशा लड़ते हुए हैं, इसीलिए हमारे अंग्रेज भी आकर के हमको गुलाम बना करके रखे थे। ठीक है, तो बात आती है 326 BCE की। तो अब ये चीज़ मैं बता दिया था, BC किसको बोलते हैं, AD किसको बोलते हैं, जो मैं फर्स्ट स्लाइड में बनाया था उसमें ये चीज़ को क्लियर कर दिया था। ठीक है, पहले BC लिखते थे, लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी हुआ पूरे वर्ल्ड में जो है बहस चली कि भाई क्यों हम बिफोर क्राइस्ट क्यों लिखेंगे, क्राइस्ट को क्यों माने भाई, और तो रिलीजन होते हैं उनको भी मानने वाले हैं। इसलिए सब जो साइंटिस्ट लोग थे इसमें आपस में बैठे कि ठीक है क्राइस्ट का सिस्टम ख़त्म कर देते हैं, अब उसके जगह एक वर्ड यूज करेंगे BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब क्या होता है, मतलब अब जो है टाइम रिफरेंस के लिए हम लोग क्या एक जो है कॉमन हम लोग चीज़ मान लेंगे। ठीक है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, सपोज के लीजिए कि ये लाइन है, ये एक जीरो लेते हैं, मैथ्स आप लोग पढ़ते हैं, तो इधर ये कॉमन हो गया, इसी कॉमन लाइन से जो है हम लोग इधर 1 2 3 4 गिनेंगे और इसी लाइन से जो है इधर भी -1 2 3 करते हुए चले जाएंगे। मतलब जीरो से इधर लेफ्ट की ओर जाएंगे तो टाइम बढ़ता चला जाएगा और इधर से जब आएंगे तो टाइम घटता चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही है BCE, मतलब कॉमन एरा, मतलब बिफोर कॉमन एरा, मतलब इस एरा, ये कॉमन एरा जो है इससे पहले जो भी टाइम घटेगा उसको बोलेंगे BCE। और इससे कॉमन एरा से जिधर भी इतना आगे बढ़ेंगे, जैसे आज 2022 है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते आए हैं, इसी को बोलते हैं ACE। राइट, तो अब हमको लगता है कि अब आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट, सॉरी जो स्लाइड जो है आगे पीछे हो जा रहा है। राइट, चलिए अब यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब क्या बात हुई कि बिफोर BCE यानी 326 BCE, मतलब 300 साल पहले, BCE मतलब 300, कॉमन एरा जो था उससे 300 साल पहले जो है इंडिया में कौन आए थे, अलेक्जेंडर आए थे। ये अलेक्जेंडर कौन किनके नाम से जाने जाते, जो सिकंदर बोलते हो ना, सिकंदर ने जो गाने फिल्मों में भी सुने होंगे कि सिकंदर ने पोरस से जो लड़ाई की तो मैं क्या करूं, वही अलेक्जेंडर है, सिकंदर जिसको बोलते हैं। ये किनका बेटा थे, फिलिप थे, फिलिप के बेटे थे। ठीक है, तो ये फिलिप कहाँ के राजा थे, मैसेडोनिया के थे। ठीक है, ये एक कंट्री है मैसेडोनिया, वहाँ मैप अभी मैं तो दिखा नहीं पाऊंगा, जब कभी होगा तो मैं दिखा दूंगा मैसेडोनिया कहाँ थी। ठीक है, इराक ईरान के बगल में पड़ता है, ग्रीस के बगल में पड़ता है मैसेडोनिया। ठीक है, तो वहीं पर जो है फिलिप राजा हुआ करते थे, उन्हीं के बेटा अलेक्जेंडर थे। ये क्या थे, पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे और पूरी दुनिया को लगभग यूरोप को ही जीत लिए थे। ठीक है, विश्व विजेता थे। राइट, यही अलेक्जेंडर तो सारे को जीत लिए थे। तो इनका अब एक ही एम था कि जो ईस्ट की तरफ नहीं जीते थे, वेस्ट को तो सब जीत लिए थे, ईस्ट की ओर नहीं जीते थे। तो ईस्ट में क्या इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, इधर ईस्ट की ओर बढ़ना शुरू किया और ईस्ट में जो है रास्ते में इनको क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। ठीक है, अब इनको मिल गया इंडिया में इन्वेड करने का मौका मिल गया, क्योंकि इंडिया ऐसे भी उसमें क्या थे, डिसयूनिटी थे, सब में जो है यूनिटी नहीं थी, सब आपस में लड़ रहे थे। राइट, तो जब ये अलेक्जेंडर जब इंडिया पर आक्रमण किए थे, जब इंडिया की ओर बढ़े थे, तो उसमें इंडिया में राज कौन कर रहे थे पता है आपको, यहाँ पर जो राज कर रहे थे मगध डायनेस्टी। कौन थे, मगध। ठीक है, मगध डायनेस्टी जो इंडिया में उस समय सबसे ताकतवर डायनेस्टी कहलाती थी। ठीक है, तो ये मगध डायनेस्टी को ही कंट्रोल करने के लिए, जीतने के लिए अलेक्जेंडर आया था। ठीक है, क्योंकि मगध डायनेस्टी उस समय जो है पूरे दुनिया में जो है अपनी छाप छोड़ी हुई थी, अपने विलासता के लिए, अपने अमीरी के लिए बहुत ही जाना जाता था मगध डायनेस्टी। तो मगध क्या है, आज जो बिहार आप जानते हो, राजगीर और गया का इलाका जो है उसी को मगध बोलते थे। आज भी जो बोलते हैं मगही भाषा बोलते हो क्या, मगही हो क्या जो बोलते हैं हम लोग, तो यही मगध का जो है बिगड़े हुआ रूप बोलते हैं मगही। जो मगही पान भी खाते हो, सुने होंगे बहुत कोई, है ना। तो वही गया और राजगीर का जो इलाका था आज बिहार में, वही कहलाता था मगध। तो वहाँ पर बहुत बड़ा शासन चल रहा था। ठीक है, तो उस समय जब शासन चल रहा था तो किनका, मगध डायनेस्टी था। तो मगध में कौन थे, नंद डायनेस्टी थी। कौन थी, नंद डायनेस्टी। ठीक है, तो नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था, घनानंद। अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, घनानंद था। तो ये क्या था, ये देखिए
घनानंद। ठीक है, ये लास्ट रूलर था। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन निकल जाता है कि नंद रूलर का सबसे लास्ट रूलर का नाम बताओ, नंद डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर का नाम बताओ, तो उसका नाम आंसर क्या दोगे? घनानंद दोगे। ठीक है, कहाँ का रूलर था ये? मगध का था। ठीक है, तो बात यहीं पर बन जाती है, क्या बनती है कि इसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी मैं बता दूं कि घनानंद जो था बहुत ही विलासतापूर्ण जीवन जीता था, बहुत लग्जरियस लाइफ जीता था। मतलब हमेशा जो है नृत्य देखता था, शराब पीता था, खेल देखता था, जुआ खेलता था, मतलब आनंद में डूबा हुआ रहता था। उसकी प्रजा में लोग कैसे हैं, भूखे हैं, क्या है, किस कंडीशन में है, इसको कोई मतलब नहीं, बस अपना जो है विलासता की ज़िंदगी जीता था। तो एक दिन क्या हुआ था, तो ये अपने कोर्ट में जो है नृत्य देख रहा था। उसी समय जो है एक ब्राह्मण आकर के इसके कोर्ट में आकर के सूचना देता है कि राजा जी, हमारे देश में जो है कोई बाहरी आक्रमण करने वाला है। वो कौन है? अलेक्जेंडर, वही सिकंदर आक्रमण कर रहा है, हमारे देश को बचाइए। तो ये क्या किया घनानंद ने, गुस्सा करके कि भाई मेरे जो है भंग कर दिया, जो मैं नृत्य देख रहा था, जो मज़ा ले रहा था, उसमें मुझे भंग डाल दिया। उसमें क्या कि पहले ब्राह्मण लोग क्या करते थे, चोटी बांधते थे। तो उनका जो है देखिए चोटी है ना, इतनी बड़ी बड़ी, ये देखिए ये चोटियाँ जो बड़े बड़े सीखा रखते थे। ठीक है, तो ये क्या उस समय जो है इनका इज्जत इसी में था। तो ये क्या करते थे, पहले ब्राह्मण लोग इसको बांध करके रखते थे। ठीक है, तो बांध कर रखते थे। तो वो घनानंद आया और इसके चोटी को क्या किया, खींच करके ले गया, खोल दिया। और ये बहुत बड़ा अपमान होता था ब्राह्मण लोग के लिए। तो उसने क्या कसम खाया, उस ब्राह्मण ने ये कसम खाया कि मैं जब तक ये घनानंद को मैं यहाँ से हटा न दूँ, मार के भगा न दूँ, तब तक ये मैं सीखा नहीं बांधूंगा, ये चोटी नहीं बांधूंगा। और ये क्या किया, और उस ब्राह्मण का नाम क्या था? चाणक्य नाम था। क्या नाम था? चाणक्य, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं कौटिल्य। ये देखो चाणक्य, दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। ठीक है, दूसरा नाम उसको कौटिल्य भी बोलते थे, और तीसरा नाम भी था विष्णुगुप्त। इसका कई सारे नाम हैं। तो ये ब्राह्मण बहुत ही चतुर था। आज भी हम लोग चाणक्य नीति को पढ़ते होंगे, है ना, तो बहुत ही फेमस ब्राह्मण थे। तो ये जो है घूमते घूमते देखे कि भाई कौन ऐसा मेरा काबिल आदमी बन सकता है जो इसको हरा सकता है। तो खेल खेल में देखा कि एक ग्रुप में बच्चे खेल रहे हैं और वो बच्चा राजा बना हुआ है। तब इस ब्राह्मण को लगा, वो वाच कर रहा था कि यही जो है एबल हो सकता है घनानंद को हराने में। तो उस बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, और एडॉप्ट करने के बाद उसको ट्रेनिंग देने लगा, और ट्रेनिंग देकर वो ब्राह्मण जो है सब कुछ सिखा दिया। और वो बच्चा का नाम जानते हो क्या पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य नाम पड़ा उसका। ठीक है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है फिर जो जा करके जो है घनानंद को हरा देता है, और हराने के बाद नंद डायनेस्टी खत्म हो जाता है, और फिर अपना मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर लेता है। और उस मौर्य डायनेस्टी का सबसे पहला राजा कौन बनता है? चंद्रगुप्त। यहाँ तक अब बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो गया तो आप जो है कमेंट करना, मैं उस चीज़ को फिर से बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों के पास बहुत सारी जानकारी अभी नहीं मिली है, अभी उस पर भी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, उनके चंद्रगुप्त के पहले के कहानी के बारे में कुछ हम लोग को पता नहीं है। जब वो राजा बन जाते हैं तब उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इंफॉर्मेशंस उपलब्ध होती है, जो उनके कोर्ट्स दरबारी लोग लिखते हैं, पोइट्स लोग लिखते हैं, जो उनके समय में जो विदेशी लोग आते हैं उनके द्वारा हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमको चंद्रगुप्त के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, वो इंडिका से मिलती है। ये इंडिका क्या है? एक किताब लिखी हुई है। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई है। अब ये मेगास्थनीज कौन है? तो याद करो मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर के कोर्ट थे। मतलब अब सेल्यूकस निकेटर कौन थे? तो सेल्यूकस निकेटर कौन थे? जो अलेक्जेंडर साहब जो आए थे ना, अलेक्जेंडर साहब जो आए थे हमारे देश में आक्रमण करने के लिए, जो एरिया को उसने जीत लिया था, इंडिया को जो एरिया था उसने जो जीत लिया था, तो उसके बाद वो वापस चले गए थे। वापस क्यों चले गए थे?
वो तो आए थे इंडिया को जीतने के लिए, लेकिन इंडिया को जीत क्यों नहीं पाए थे, तो मैं थोड़ा सा नहीं बता पाया, तो मैं अभी क्लियर कर दूं। इसलिए नहीं जीत पाए थे क्योंकि जब इंडिया में इंटर किए थे तो यहीं सिंध प्रांत होता है जो अभी पाकिस्तान में है, इसी सिंध एरिया में एक बहुत ही ताकतवर राजा राज कर रहा था इंडियन में। वो कौन था? पोरस। कौन था? पोरस। यही पोरस जो है यहाँ पर राज कर रहे थे, और ये पोरस के सैनिक के बीच में और अलेक्जेंडर के बीच के सेना में लड़ाई होती है, और बहुत बहादुरी से ये लड़ते हैं, ठीक है। और जो है पोरस हार जाते हैं, इस तरह से कहा जाता है, लेकिन सच्चाई जो है अभी क्या है इस पर निकल के नहीं आया। अभी सच्चाई जो है इंडियन रिसर्चर जो लोग हैं वो बताते हैं कि पोरस हारा नहीं था, बल्कि अलेक्जेंडर को ही जो है हरा दिया था, ऐसे इंडियन राइटर लोग कहते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न लोग जो विदेशी जो उधर के राइटर थे उन लोग कहते हैं कि नहीं, हार गया था। तो इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो किताब में लिखी हुई है उसके आधार पर हम मान लेते हैं कि पोरस हार गया था। लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया था, सिंध के आगे नहीं बढ़ पाया था। क्यों? क्योंकि आगे जो है एक झेलम नदी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैप देखे होंगे, मैप तो अभी हम दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम जो है रफली आप लोग को बता दे रहे हैं ड्रॉ करके, ठीक है। सपोज कर लो ये जो है यहाँ पर कश्मीर है, और ये कश्मीर से जो है नदी बहती है, झेलम नदी, ठीक है। ये सब लोग झेलम नदी है। तो झेलम नदी क्या हुआ, उस दिन जो है झेलम नदी में बाढ़ आई हुई थी, और बाढ़ आई हुई थी तो और जो यहाँ अलेक्जेंडर के सैनिक लोग थे उन लोग में ये अफवाह फैली हुई थी कि इंडियन के जो सोल्जर्स होते हैं, मगध डायनेस्टी बहुत ही पावरफुल है, उस बहुत हाथियाँ हैं, लोगों को जो है हाथिया से चढ़ा चढ़ा के मार देता है, माने डरा हुआ चीज़ जो है उनके बीच में अफवाह फैला दी जाती है। और चूंकि ये जीतते हुए आ रहे हैं, वहां से बहुत लंबे सफर करके इंडिया में आए थे, तो इनके सैनिक भी थक चुके थे, और ये झेलम नदी पड़ी थी बीच में, इसमें बाढ़ आ गई थी, इसलिए किसी को हिम्मत नहीं हुई कि भाई इस नदी के पार कर जाएं। तो सैनिकों ने मना कर दिया, अलेक्जेंडर के सैनिकों ने मना कर दिया कि भाई हम नदी क्रॉस करके इंडिया में नहीं जाने वाले हैं, आपको जाना है तो जाओ। जब देखा कि भाई जो है हमारा सैनिक जो है जाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या किया, वो वापस चलने का प्रोग्राम बना दिया अलेक्जेंडर की, छोड़ो अब आगे इंडिया में, चलो वापस जितना जीत लिए हम चलते हैं, ठीक है। तो वही जीता हुआ प्रदेश जो जीता था, इंडिया का कुछ भाग जो जीता था, पंजाब हो गया, हरियाणा पक्का कुछ पार्ट था, ये सब उसने अलेक्जेंडर ने जीता था। तो जीत करके क्या किया था ना, तो अपना एक यहाँ अपॉइंट कर दिया था अपना मिनिस्टर को, अपने आदमी को, कि लो भाई ये राज तुम रखो और हम चले, यहाँ से जो भी टैक्स होगा मेरे यहाँ भेज देना, ठीक है। तो किसको यहाँ पर अपॉइंट किया था? सेल्यूकस। किसको किया था? सेल्यूकस निकेटर, यही है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। यहाँ पर इसको अपॉइंट कर दिया। जैसे आपके क्लास में क्या होता है ना, आपके क्लास में क्या होता है, मॉनिटर को सेलेक्ट किया जाता है, और मॉनिटर क्या करता है, क्लास को देखता है, और वो फिर क्लास टीचर को या किसी टीचर को अपने क्लास की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। उसी तरह सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पर क्या किया था, बना दिया कि भैया लो तुम संभालो, जितना जीता हुआ इंडिया का पार्ट है तुम मेरे बिहाफ में यहाँ राज करो, ठीक है। और इसी सेल्यूकस निकेटर के अंदर में एक एम्बेसडर रहता था। कौन रहता था? मेगास्थनीज। कौन रहता था? मेगास्थनीज, इसी के अंडर में, ठीक है। समझ में आ रही बात? सेल्यूकस निकेटर के ही अंडर में रहता था मेगास्थनीज। वही मेगास्थनीज जो है इंडिका लिखा, ठीक है। किसके अंडर में? सेल्यूकस निकेटर के अंडर में। तो इंडिया के बारे में जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है इंडिका से, ठीक है। और चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी निकल करके आपका 1 नंबर का आ गया। क्या निकल के आया कि इंडिका कौन लिखा है, ठीक है, बाय हुम इंडिका वाज रिटेन। तो योर आंसर इज क्या होगा? यस, मेगास्थनीज, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और क्या हम लोग को जानकारी मिलती है, कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, तो आपकी किताब में जो है उसको हम लोग देख ले। पुराण। पुराण क्या होती है? एक किताब होती है, जैसे हम लोग का जो रामायण है, महाभारत है, पुराण जो होते हैं 18 पुराण है, ठीक है। जैसे वेद है, पुराण है, तो किताब लिखी हुई है, उससे जानकारी मिलती है। बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर, यानी उसमें के जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म मानने वाले जो होते थे, तो वो जो किताब लिखते थे, तो वो किताब से भी हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कौटिल्य अर्थशास्त्री, कौटिल्य कौन है? वही चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सॉरी वो जो चाणक्य हैं उन्हीं का नाम है कौटिल्य। तो उन्होंने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? ये अर्थशास्त्र से भी हमको जो है पॉलिटिकल कंडीशंस, यानी उस समय जो पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी
कैसी थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसकी बारे में जानकारी मिलती है। किससे? अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल करके आ जाता है 1 नंबर का कि अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो कौटिल्य। फिर दूसरे वे में भी पूछ सकता है कि कौटिल्य ने किस किताब को लिखा? तो अर्थशास्त्र लिखा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थशास्त्र किस पर बेस्ड है? तो पॉलिटिकल कंडीशन से बना हुआ है। तो MCQ क्वेश्चन किसी तरह से भी दिया जा सकता है, आंसर आपको करना है। ठीक है, अब है अशोका एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शंस ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स। यानी एडिक्ट्स क्या होता है उसको आप लोग को समझना है। एडिक्ट्स क्या होता है उसको भी आपको मैं समझा देता हूँ, ये आप लोग को समझना जरूरी है। सपोज कर लीजिए एडिक्ट्स क्या होता था कि जैसे ये आप जैसे घर कोई बनता है, कहीं नई नई बिल्डिंग होती है, तो शैतान लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं या कोई बड़े भी क्या करते हैं कि उस सीमेंट में जो है ना कोई लकड़ी लेंगे और जो है अपना नाम लिख देंगे या क्या कर देंगे, और जब ये सूख जाएगा तो वो नाम क्या होता है, दिखने लगता है, मिटेगा ही नहीं, क्योंकि वो सीमेंट में जो है खुरद खुरद के लिखा है ना। उसी को बोलते हैं एडिक्ट्स। जैसे अब दीवार है, जैसे आप लोग क्या करते हो, बेंच पे बैठे रहते हो तो आप जो है वो निकाल लेते हो कंपास और बेंच में लगड़ लगड़ करके अपना नाम या किसी का नाम लिख देते हो, तो उसको मिटाने से भी क्या मिटेगा? नहीं मिटेगा, वो तो हमेशा के लिए रह गया। तो वही होता है एडिक्ट्स। यानी जो है अशोक ने बहुत सारे एडिक्ट्स लिखवाया था, यानी पहाड़ों को, चट्टानों को, है ना, पिलर्स को। पिलर्स क्या होता है? खंभा। ठीक है, लंबा लंबा जो है खंभा होता था, ठीक है, खड़ा एकदम जो है, उसी को बोलते हैं पिलर। तो उस सब में जो है उन लोग अशोक जो है अपने बारे में लिखवाता था। तो अशोक भी क्या है, मौर्य डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे भी हम लोग को जानकारी मिलती है। ठीक है, और लास्ट में जो है वर्जिया मोनूमेंट्स, यानी जो इमारत, यानी उन लोग जो महल बनाए थे या जो बिल्डिंग बनाए थे, आज भी जो खुदाई करके ज़मीन से निकली है, उससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इतने सारी चीज़ों से जानकारी हमको मिलती है। तो क्वेश्चन आप लोग के लिए आ सकता है कि कुछ किस सोर्सेज से जो है हम लोग को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, उसको लिखो। तो ये 4 आप लिख दोगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है मौर्य डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए आज मुझे लगता है कि आज इतना ही करना चाहिए, फिर कल हम लोग डिटेल जो है मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेन पॉइंट्स था हमको डील करना था कर देंगे, क्योंकि 20-25 मिनट से ज़्यादा वीडियो हम नहीं बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन बनता है कहाँ से बनता है वो आप लोग को डील करते जाएँ, ताकि जब आप लोग किताब पढ़ें तो उस चीज़ को पूरा जो है रिवाइज कर ले और समझ में आ जाए। ठीक है, तो मेरा यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, आगे बढ़ाना। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये दिखावे पर मत जाना कि ये भाई इतना फ्लैश, वो मुझे करने नहीं आता है, मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं ऑनेस्टली पढ़ाता हूँ और सही चीज़ को मैं पढ़ाना जानता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना और समझना। अगर फिर भी गलती कहीं हो गई हो या समझ में नहीं आई अब तब से, तो ज़रूर कॉमेंट करना। थैंक यू।